दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का टॉप ऑफ द मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसके बाद मैं आप लोगों को और एक लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगी। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि सर हमारा 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद हमें 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन दिखाइए कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं? तो एक बार आप लोग सारा बंदा मिलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना करें, क्योंकि मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करना भूल जाते हैं। जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करते हैं उतना ज्यादा मैं एक्टिव होता हूं और हमारी टीम भी बहुत ही एक्टिव होती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए सर, और इसी चैनल पर आप लोगों को कल आंसर की भी देखने को मिलेंगे भाई, ठीक ना? जितना बता रहा हूं ऑनेस्टी पूर्वक देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है सर, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके सामने आती है कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी, याद रखिएगा, किसने गिराया था भाई? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 को गिराई थी। कब गिराई थी भाई? तो बताएंगे सर 1989 को गिराई थी। कौन गिराया था? पूर्वी जर्मनी। ऑप्शन नंबर हमारे याद रखिए भाई, पूर्वी जर्मनी, भूलना नहीं है, ठीक ना? बात है सर अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? अगर हम सभी से पूछा जाएगा सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति, तो बताएंगे सर सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के कौन थे अंतिम राष्ट्रपति? मिखाइल गोर्बाचेव। बात करते हैं सर अगला कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आती है कि ग्लासनोस्त का अर्थ क्या है? तो ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन लाना, यानी खुला बाजार, खुला मैदान, खुला स्वतंत्रता। याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा ग्लासनोस्त जो है कौन सा देश ने बनाया था, तो बताएंगे सर यूएसएसआर। याद रखिएगा मेरे भाई, यानी जिसे हम लोग आज रूस के नाम से जानते हैं। ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलापन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व से उसके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उस समय सोवियत संघ पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो सारे देशों को खुलेपन लाने के लिए मेरे दोस्तों चाहते थे कि हमारे साथ ही बहुत सारे देश जो है कनेक्ट हो जाए, ताकि हमारा अर्थव्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो जाए। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 को। सिंपल सा क्वेश्चन है। G7 क्या है सर? G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है। याद रखिएगा, G7 में किसको शामिल किया गया है? क्या भारत इसमें शामिल है? तो बोलेंगे सर भारत इसमें शामिल नहीं है। आखिर क्यों शामिल नहीं है भाई भारत? क्योंकि भारत एक औद्योगिक देश नहीं है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे वही देश को शामिल किया गया है जो औद्योगिक देश है, ठीक है, जिसका गठन 1975 में किया गया। अगर G7 की मैं बात करूं इसके गठन की, तो 1975 में इसकी गठन हुई है। इस संगठन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान शामिल है। इन्हीं सब देशों के पास है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा क्या? तो पूछे पूंजीवादी देश है ये सब, ठीक है। पूंजीवादी देश किसे कहते हैं? जो उद्योग पर अपना दबदबा बनाए रखे हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी देश। 7 देश का नाम याद रखिएगा, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान। याद रखिएगा मेरे भाई, 5 देश का, 6 देश का कम से कम नाम आपको याद रखना है। कुवैत ने कुवैत पर कब आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन थे? अगर मैं बात करूं, कुवैत ने, आप सभी को पता है कि इराक ने अवैध रूप से जो है कब्जा कर लिया था। कहां पे? कुवैत पर। दुनिया के सारे देशों ने समझाया बुझाया कि अरे इराक, तू जो कब्जा करके रखे हो ना, ये बिल्कुल गलत है, ये तुम गैर तरीकों से कब्जा करके रखा है। इराक कहता है कि जी नहीं, जो करना है इसे उखाड़ लीजिए, हम कुछ करने वाले, यहां से हटने वाले नहीं है। तब हमारा एक संगठन का नाम है मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तब यूएनओ आते हैं और यूएनओ कहते हैं अरे जाओ, अरे अमेरिका जाओ और उसको भुजिया बना दो, हाँ एकदम टिकिया बना देना छोटे छोटे। तब मेरे दोस्तों हमारा जो कुवैत है वो 60,000 यानी 66,000 सैनिक के साथ वो इराक का सामना करने जाते हैं और इराक पूरी तरह से परास्त हो जाते हैं, इराक को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। और इसी युद्ध को ना मेरे भाई प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं, वीडियो गेमर युद्ध के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा, या तो हम लोग इसको कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो बताएंगे सर इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन।
जो आज तक का सबसे खतरनाक व्यक्ति रहा हमारा सद्दाम हुसैन। प्रथम खाड़ी युद्ध या वीडियो गेमर युद्ध या टेलीविजन युद्ध किसे कहते हैं? तो सुनिएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध के टेलीविजन पर व्यापक रूप से कवरेज किया गया था या तो दिखाया गया था। जो हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध होती है ना मेरे भाई, याद रखिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध को टेलीविजन पर यानी इंटरनेट पर काफी व्यापक रूप से दिखाया गया था। वहां के दुनिया के सारे देश जो है ना प्रथम खाड़ी युद्ध को अपने आंखों के नजरों से देख रहे थे और पूरे विश्व के लोग इसने इराकी सेना को टेलीविजन पर युद्ध में बुरी तरह से हारते हुए देखा। अब मेरे भाई, जो हमारा अमेरिका जब जाएंगे 66,000 सैनिकों के साथ इराक के सामने, तो इराक को तो पूरा मेरे दोस्तों धनिया रोप देंगे, रोपेंगे या नहीं भाई, पूरा चास कर देंगे धनिया को रोप के एकदम। तो इसी तरह से जब हमारा जाते हैं अमेरिका इराक पर हमला करने के लिए, तो इराक के पास उतना सैनिक भी नहीं है। अब अमेरिका कर दिया इराक पर पूरी तरह से चास कर दिया। चास मतलब समझ में आ रहा ना भाई, धनिया रोप दिया, उनको पूरी तरह से परास्त कर दिया। कितने सैनिक के साथ? 66,000 सैनिकों के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी जो युद्ध हुई थी ना, ये जो हमारा अमेरिका और इराक के बीच में जो युद्ध हुई थी, इसी युद्ध को हम लोग खाड़ी युद्ध के प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं, या तो हम लोग वीडियो गेमर युद्ध के नाम से जानते हैं। और यही युद्ध मेरे दोस्तों दुनिया के सारे देश जो है घर बैठे टेलीविजन पे देख पा रहे थे। बुरी तरह से हारते हुए देखा, इसलिए प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेमर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। वीडियो गेमर युद्ध या कंप्यूटर युद्ध इसी को कहा जाता है। बात करते सर अगला, नाटो का गठन कब और इसके, ये तो 100% आएगा भाई, फाइनल में भी आएगा और आप लोगों का प्री में भी आएगा, इसको याद रखिएगा। नाटो का गठन कब हुआ और इसके सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा नाटो है, नाटो याद रखिएगा, इसका पूरा नाम पूछा जाएगा। ये पूरा नाम 2 मार्क्स का आता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसकी जो अगर मुख्यालय पूछा जाएगा, मुख्यालय याद रखिएगा, अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा तो मुख्यालय बताएंगे सर ब्रुसेल। क्या बताएंगे? ब्रुसेल्स। याद रखिएगा, इसके मुख्यालय कहाँ है भाई? तो बताएंगे सर ब्रुसेल्स में इसकी मुख्यालय। किसकी? तो नाटो की मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसके सदस्य देशों को शांति सहभागी के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना है, भूलना नहीं। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, प्रथम खाड़ी युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेमर युद्ध, स्मार्ट बमों का प्रयोग युद्ध, बहुत नाम से जाने जाते हैं। जब अमेरिका ने इराक पर जाकर कब्जा किया ना मेरे दोस्तों, कब्जा नहीं, एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ कि जब हमला किया, जब युद्ध लड़ा, तो इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। स्मार्ट बम का प्रयोग, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेमर युद्ध, इतने नाम से हम लोग जानते हैं, मानते हैं और इनको पहचानते भी है ना। चलिए, नाटो का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। याद रखिएगा, संगठन, यहाँ लिखा हुआ है संगठन। ठीक है, या इंग्लिश में आप लोग याद रख सकते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है भाई? याद रखिएगा, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी मुख्यालय है। आइए बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छप रहा है बाबू, एकदम अच्छी तरह से याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों। ये क्वेश्चन तोहनी के पेपर में एकदम छप तो रे भाई, याद रखबी दादा रे, तोहनी के पेपर में एकदम एक क्वेश्चन तो हम कह दिलियो आ तोहनी का बेस लागो हो ना, तो तोहनी चाहे ही ना कि हम सर फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हम चाहे है कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से मिल जितो, हम तैयारी करबो अच्छा से ना, तो हमारा मार्क्स बहुत अच्छा आई। तो तोहनी के खातिर हमारा कोर्स लेकर आलियो रे दादा। हमारे कोर्स के नाम लगो क्रैश कोर्स, जकर क्लास सुबह शाम दोनों टाइम चला हो, और यहाँ पे तोहनी के ऐसा समझाइल जाहो ताकि तोहनी के खोपड़िया में पूरा का पूरा घुसाइल जाहो। तो तोहनी अगर चाह ही कि बचल हुआ समय, जो समय हमनी के पास बचा हुआ है, उस समय में हमको बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे शेरों शेरनियों क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आंखें बंद करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहिए। क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। और यहां तक ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों
PYQ कराई जाती है, इसके बाद आपका मॉडल पेपर कराया जाता है, उसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया जा रहा है, इसलिए लेट ना करें, ऐसे भी आप लोगों ने बहुत सारे लेट कर चुके हैं भाई। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन पे कि आसियान के 4 उद्देश्य क्या है। तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का एक संगठन है, इसका 4 उद्देश्य है। सबसे पहला एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला जो हमारा उद्देश्य है ना, अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। यानी आसियान के जितना भी संगठन देश है, याद रखिएगा, सारे देश में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अपने क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, वो अपने सदस्य देशों के बीच में शांति स्थापित और सुरक्षा और शांति स्थापित करना चाहते हैं। कौन मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा आसियान के जितने भी संगठन है भाई, याद रखिए आसियान का स्थापना पूछा जाएगा तो 1967 को, इसको भी याद रखना है भाई, ठीक ना, कई बार पूछा जा चुका है। तो अपने क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना किसका काम है? आसियान के सदस्य देशों का। पहला काम था अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा काम लगे अकर कहले दादा कि तुम शांति बनाए रखबे, हमने कभी झगड़ा नहीं करबे। अच्छा बताओ, हमने अगर 4-5 गो दोस्त रहबे तो कभी झगड़ा करबे? हमने नहीं करबे। कोई अगर हमनी के ऊपर झगड़ा करते है ना, ओकरा ऐसा फाइट मारबे ना दादा, वो ऐसा मारबे ना, वो कहां जाकर जो गिरते हमने के पता ना चलतो। तो इसी तरह से आसियान जो है ना दादा, वो कहा लेकिन एकदम शांति और सुरक्षा बनाए रखबे। साझे हितों के मामलों में परस्पर सहायता को बढ़ावा देना। साझा का मतलब होता है पार्टनरशिप, ठीक है। अगर आसियान के देश के अंदर में कोई देश अगर कमजोर है तो हम सभी देश मिलकर उनको मदद करेंगे। अगर वो देश विकास की और राह पर जाना चाहते हैं और उसके पास आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसा वगैरह नहीं है, तो हम लोग पैसा देंगे ताकि वो नई दिशा अपने देश को दे सके। ये तीसरा पॉइंट था सर। चौथा पॉइंट था कि समान उद्देश्य वाले अन्य क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संबंधों को स्थापित करना। चौथा पॉइंट में सर बहुत ही जबरदस्त लिखा है कि समान उद्देश्य, सबका अपना अपना उद्देश्य है ना, ठीक है। यही 24 घंटा में कोई मेरे दोस्तों अपने लाइफ को बनाने में लग गया है, कोई 24 घंटा में कोई अपना लाइफ को बर्बाद करने में लग गया, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आसियान का उद्देश्य कि समान उद्देश्यों वाले अन्य क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संबंध को स्थापित करना है। ये 4 पॉइंट है मेरे दादा, 4 पॉइंट रे हमारे बहन और हमारे भाई, तोहनी ये क्वेश्चन एकदम कर ली है, एकदम कान के तिजोरी में तोहनी बंद करके रखिए दादा। तोहनी के क्वेश्चन पूछल जी तो रे भाई, बतवा याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आसियान की स्थापना कब और किसके कितने सदस्य देश है भाई? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसके 5 देश संस्थापक देश है, एक हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। वर्तमान में अगर मैं बात करूं, जब इसकी गठन हो रही थी ना 8 अगस्त को, कब गठन हो रहा था मेरे शेर सुनियो? 8 अगस्त को, याद रखेगा 1967 को जब गठन हो रही थी ना, तो मेरे प्यारे इस बात को याद रखेगा 8 अगस्त 1967 को इसमें मात्र 5 गो देश शामिल था। कौन भाई? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो अभी लगभग 10 गो देश शामिल है। कितना मेरे भाई? याद रखिएगा 10 गो देश इसमें शामिल है सर। चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई और उससे क्या लाभ हुआ? अब सभी को पता है कि खुले द्वार की नीति किसने चलाया था मेरे शेर सरनियों? चीन ने चलाया था। किसने चलाया था? खुले द्वार की नीति किसने चलाई थी? चीन ने चलाया था। लेकिन इसके पीछे कोई प्रॉफिट होगी तभी चलाया होगा, अन्यथा थोड़े ना चलाते भाई, ठीक है। जैसे हमारा जैकबोर्ड बार बार जो हमारा रूटीन बदल रही है, कभी ये बता रहा था कभी वो बता रहा है, एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है, उसके बाद भी बोल रहा है कि दिसंबर के अंतिम महीना में जो है आप लोग एग्जाम शेड्यूल आने की संभावनाएं हैं। तो किस लिए जारी किए थे पहले? पागला है कि रे? पागला गई कि रे जैकबोर्ड का अध्यक्ष? पता नहीं, सैलरी मिल रहा है ना, लाख रुपया सैलरी मिल रही है, तो टेंशन किस बात का है भाई, है ना। मरे आम मजदूर, मरे आम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे तो जाके विदेशों में पढ़ेगा, मेरे बच्चे तो जाके इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, मेरे बच्चे तो जाके ICC बोर्ड में पढ़ेंगे, है ना भाई। ये है सर हमारे राज्य की कमजोरी, और ये कमजोरी का कारण इंसान खुद है, ये कारण हम लोग खुद है, इस बात को भी याद रखिएगा। दिसंबर 1978 ईस्वी में देंग
सयामपेंग ने खुले द्वार, याद रखिए किसने लागू किया था खुले द्वार की नीति भाई, तो बताएंगे सर 1978 को 8 में देंग सयामपेंग ने खुले द्वार की नीति चलाई। इसके कारण चीन अद्भुत प्रगति की। जब हमारा देंग सयामपेंग ने चीन की खुले द्वार की नीति अपनाई ना मेरे भाई, तो इसकी आर्थिक व्यवस्था जो था, आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई। क्या हो गया मेरे प्यारे, आर्थिक स्थिति ना बहुत ही मजबूत हो गई। इस आर्थिक मजबूती को मेरे शेर और शेरनियों उनको मजबूती मिली किसके द्वारा, खुले द्वार की नीति। अद्भुत प्रगति हुई और आने वाले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आ गए। कौन, हमारा चीन। आइए सर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब और उसके सामान्य नीति क्या है, तो बात करते हैं सर 1978 में देंग, अरे भाई क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन देखिए भाई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन 1957 को हुई थी रोम की संधि के द्वारा। याद रखना है किससे संधि के द्वारा मेरे भाई, रोम की संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ख्याल रखिएगा किसके द्वारा, रोम की स्थिति के द्वारा इसकी स्थापना किए गए थे। आइए मेरे शेरों शेरनियों बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, की क्वेश्चन है अफगानिस्तान दक्षिण सार्क का सदस्य कब बना। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि अफगानिस्तान अंतिम देश है सार्क का, हम सभी को पता है, याद रखना है भाई। तो अफगानिस्तान 2007 में ना हमारा सार्क का याद रखे सदस्य बनता है। अच्छा, सार्क की स्थापना कब होती है, 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मेरे शेर शेरनियों याद रखिएगा काठमांडू। ये मेरे प्यारे कहाँ पे है, काठमांडू, याद रखिएगा। कब है भाई, कहाँ है बताएंगे, काठमांडू। कहाँ है, भील से बोलिए एक बार, कहाँ है, काठमांडू। लेकिन इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी बताइए मेरे भाई, याद रखिएगा पहली बैठक जो हुई थी ना, इसका बैठक है ढाका। याद रखिए पहली जो बैठक हमारा कहाँ, याद रखना मेरे भाई, ढाका में, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। सुरक्षा परिषद में निश्चित अधिकार अर्थात, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों बार बार आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, वीटो पावर सबसे ज्यादा किसने प्रयोग किया है, वीटो पावर। याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं निश्चित अधिकार। सबसे ज्यादा जो मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा जो वीटो का प्रयोग किया है ना, वो देश है रूस। एकदम आंख बंद करके याद रखिएगा, अमेरिका और फ्रांस नहीं होगा, अमेरिका फ्रांस नहीं होगा, अमेरिका और फ्रांस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो बंदा सोच रहे थे ना कि सर अमेरिका या फ्रांस होगी, नहीं होगा भाई। निश्चित अधिकार का मतलब वीटो पावर। वीटो पावर जो है 5 देशों के पास है, सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया है हमारा रूस ने किया है। सुरक्षा परिषद में निश्चित अधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग अर्थ क्या है, तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, याद रखिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। इसका ट्रिक याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद के 5 गो सदस्य देश का नाम याद रखिएगा। ABCD पढ़े ना बचपन में, बचपन का प्यार कभी भूला नहीं जाता है, वही ABCDFR याद रखिएगा, ABCFR। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को वीटो पावर प्राप्त है। अगर कोई अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव में असहमत हो तो अपने वीटो का पावर का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को खारिज या नकार सकती है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आप लोगों के सामने अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। जो हमारा फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड है उनको पता है कि वीटो पावर क्या होती है, कैसे लगाया जाता है, कितने देश का सहमति होना चाहता है। ये मैंने बड़ी जबरदस्त तरीके से तो हने के बुझा हलियो रे जे कोर्स हमने के ज्वाइन करल है। चलिए दादा अगला क्वेश्चन पूछल गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा महासचिव को नियुक्ति करती है। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों, अगर आपसे पूछा जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कितना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को। जब इसका गठन हो रही थी उसमें 51 को देश शामिल था। आज दुनिया में लगभग 193 देश शामिल है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, हडसन नदी के किनारे मैनहट्टन द्वीप में, हडसन नदी के किनारे मैनहट्टन द्वीप में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग है, तो मेरे शेर शेरनियों अंग बताएंगे हमारा 6 अंग है। क्या बताएंगे सर, 6 अंग है, जिसमें से एक अंग हमारा सुरक्षा परिषद है, एक अंग हमारा महासभा है, एक हमारा न्यास परिषद है, एक हमारा न्यायालय है। बहुत सारे 6 अंग होती है, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने, अभी मैंने जस्ट बताया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है मेरे शेर शेरनियों, यही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है यही हमारा यूएनओ का 6 अंग में से एक अंग है, इसको याद रखिएगा।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 को न्यायाधीश होता है। कितने मेरे शेरों? 15 को न्यायाधीश होते हैं। इनमें से याद रखिएगा एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 साल का होता है। एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 साल का। कितना भाई? 9 साल का, भूलना नहीं है भाई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? मैंने अभी जस्ट बताया, जब गठन किया गया था उस समय 51 थे, आज 193 है। अच्छा, लास्ट देश कौन था भाई? 193वां देश कौन सा शामिल हुआ है? तो दक्षिण सूडान। क्या मेरे शेरों बताएंगे सर? दक्षिण सूडान। सूडान भूलना नहीं भाई, बहुत कुछ बता रहा हूं ताकि आपका आगे काम आएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य बताए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 2 उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति स्थापित करना। पहला है सर हमारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना। सुरक्षा की रक्षा करना यानी कोई भी विवाद ना हो, शांति बनाए रखना। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई अशांति माहौल पैदा हो जाती है तो उसको मिलजुल कर बैठकर उसका समाधान निकालना, ये पहला कारण था। दूसरा है दादा कि सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकारों और आत्मनिर्भर के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना। यानी मेरे भाई कहता है दूसरा पॉइंट में कि सभी देशों को, कौन सा देश भाई? सभी देशों की बात आती है तो 193 देश। ठीक है, 193 देश में सभी देशों को बराबर बराबर नजरों से देखा जाएगा। सभी देश हमारा यूएनओ के अनुसार सभी देश बराबर बराबर है। चाहे आप अमेरिका जैसे शक्तिशाली और नेपाल जैसा कमजोर क्यों ना हो, हमारे नजर में सारे देश बराबर बराबर है। सारे देश हमारे नजर में समान है, पहला। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कमजोर देश की अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो सब देश मिलकर उनकी मदद करेंगे। जैसे अभी श्रीलंका में हुई थी, याद रखेगा, जो हमारा दूध पीते हैं ना भाई, हाँ हम तो माल पिएंगे, वो जो दूध हम लोग पीते हैं ना, वो दूध मेरे दोस्तों 100 रुपया प्लस लीटर बैठ गया था भाई। चावल 80 रुपया किलो चल रहा था, इसको भरपाई कौन करेंगे? तो हमारा याद रखे कौन क्या था? तो बताएंगे हमारा यूएनओ के सदस्य देश ने मिलकर जो है उनको रकम दिया, पैसा दिया, तब जाके वहां की स्थिति जो है डगमगा गई थी, वो अच्छी हो पाई है। मेरे शेर और शेरनियों के सच में बताइए कि आप लोग अच्छा लग रहा है? तो अगर आप लोग अच्छा लग रहा है ना तो मेरे दोस्तों अगला वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा। हमारा सेकंड याद रखिएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, याद रखिए कितना बंदा चाहते हैं कि सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए, पहला। दूसरा सर हमारा बात है कि एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर हमारा ओरिजिनल पेपर देखो, ओरिजिनल पेपर दिखाई सर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले हमें ओरिजिनल पेपर दिखाइए तो एक बार आप लोग फटाफट जल्दी से आप लोग कमेंट करना ना भूले। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है सर? विश्व बैंक का मुख्यालय हमारा वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका में। WTO का पूरा नाम क्या है भाई? तो बताएंगे सर विश्व व्यापार संगठन। इसका याद रखिएगा जो है स्थापना हुई थी 1995 में, इसको भी याद रखिएगा। 1995 में इसकी मुख्य स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो दोस्तों स्विट्जरलैंड के, बताए ना भाई, जेनेवा में। कहां भाई? जेनेवा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? ट्रिगवेली। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर पहले अध्यक्ष की मैं बात करूं तो कौन था भाई? तो ट्रिगवेली। सो दोस्तों यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस शास्त्रीकरण क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग तैयार है तो एक बार जल्दी से दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।